हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉज एंड एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एनर्जेटिक वेलकम। आज आपके बीच में एग्जाम की एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेकर आया हूं जो कि मेंस एग्जाम के अंदर अक्सर पूछी जाती है। ठीक है जी, सवाल को जरा ध्यान से देख लीजिए। यहां पर मैंने कुछ ऑर्नामेंट्स रखे हैं और यहां पर एक महिला का क्या हो रहा है, मर्डर है जो यहां पर हो रहा है। तो केस ये है, मेंस एग्जाम के अंदर पूछी गई प्रैक्टिकल बात है। एक महिला जिसका मर्डर कर दिया गया और उसके मर्डर के 5 दिन बाद में उस महिला ने जो गहने पहन रखे थे, जो ऑर्नामेंट्स पहन रहे थे, वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास पाए गए और उस व्यक्ति ने वो गहने पुलिस के सामने प्रोड्यूस कर दिए गए। जरा सवाल को पढ़ते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है। मिस्टर ए ने क्या किया, प्रोड्यूस किए ऑर्नामेंट जो कि किसी मर्डर्ड महिला को पहने हुए थे। 5 दिन पहले उस महिला का मर्डर हुआ था और इसने इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि वो चीज उसके पास कहां से आए। ठीक है, तो इस सवाल के अंदर बताइए कि मिस्टर ए ने, जिसके पास वो गहने पाए गए हैं, उसने कौन सा ऑफेंस है जो किया। अब इससे पहले आप आंसर फाइंड आउट करें, मैं आपको टाइम दूंगा 15 सेकंड का। रिकॉर्डेड सेशन को मैं अपलोड कर रहा हूं ताकि आप आराम से चीजों को ऑब्जर्व कर सकें। एग्जाम मिस्टेक, एक स्टूडेंट के द्वारा एग्जाम के अंदर जो जनरल मिस्टेक की जा रही है, तो उसका आज ये आपका पार्ट 1 है। और अगर ये पार्ट 1 आपको अच्छा लगा तो मैं इसके पार्ट 2, 3, 4 भी आगे लेके आऊंगा, और अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, टाटा बाय बाय सी यू कर देंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, इस सवाल को देखो और आपके अकॉर्डिंग जो आंसर बनता है वो कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या यहां पर मिस्टर ए ने कोई अपराध किया है? अपराध किया है तो कौन सा किया है, ये आपको आइडेंटिफाई है जो करना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टाइम अप। चलो जी, अब आप में से कई स्टूडेंट एग्जाम का इसका आंसर है जो सोच चुके हैं, और मैं बताता हूं कि यहां पर उनका सोचा गया आंसर सही है या गलत है। लेट्स सी। देखो, अब ये सवाल अगर आपके मेंस में पूछा जाए तो आप इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे। मैं थोड़ी आप लोगों को आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाने का प्रयास यहां पे जरूर करूंगा। इस सवाल के अंदर, इस सवाल में आपका आंसर क्या होगा कि इन द गिवन सिचुएशन, आप यहां पर क्या लिखोगे कि इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन situation, mr a mr a has committed, mr a has committed offense of। अब यहां पर आपके दो में से कोई एक आंसर होगा, या तो आपका आंसर होगा थेफ्ट और या फिर आपका आंसर होगा क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एज पनिशेबल अंडर सेक्शन 404 आईपीसी। और या फिर ये वाला कौन सा सेक्शन था, या फिर आपके थेफ्ट का मामला जो कि हो सकता है अंडर सेक्शन कौन सा 379, या फिर आप में से कुछ कैंडिडेट ने प्लान किया होगा रॉबरी एंड मर्डर। तो इनके जो भी रिलेवेंट सेक्शन है आप वहां पर इसको पनिश है जो कर रहे होंगे। करेक्ट, मोस्ट प्रोबेबली आपका जो आंसर है वो इन्हीं के आसपास है जो होगा। फिर आप मर्डर के एलिमेंट या रॉबरी के एलिमेंट समझाओगे, थेफ्ट के एलिमेंट समझाओगे वगैरह वगैरह, लेकिन अल्टीमेटली आप जो पनिशमेंट कर रहे हो वो इन सेक्शंस के अंदर कर रहे हो। मेरे पास में यहां पर है भारतीय न्याय संहिता। क्या है? भारतीय न्याय संहिता। तो नए वाले कानून के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं कि यही सेक्शन अगर आप नए कानून में लेकर जाओगे तो कौन से सेक्शन में आप पनिशेबल है जो इनको करोगे। सबसे पहले नंबर 1। अच्छा, ये आप क्यों कर रहे हो पता है? क्योंकि आप लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 114 पढ़ रखा है। तो 114 में जो इलस्ट्रेशन ए आता है वो ये कहता है कि जिस व्यक्ति के पास स्टॉलन प्रॉपर्टी पाई जाती है वो या तो चोर है या फिर उसने चुराई हुई संपत्ति रिसीव की है। अब आपका माइंड कहेगा कि यार देखो, जो महिला का मर्डर हुआ है उसी के गहने उसके पास पाए गए, इसका मतलब मर्डरर ऑफेंडर यही है। आपने अपने दिमाग के इमोशन को भी एग्जाम के अंदर लगा दिया। क्या बात है, आपका यही तो एटीट्यूड है जो आपको जुडिशरी के प्रति अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये एटीट्यूड है ना, ये आत्मघाती भी होता है। कैसे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीएनएस में अगर आप चले जाते हैं तो जो आप थेफ्ट वाला ऑफेंस है जो 379 में पनिशेबल है, अब वो आपके कहां पे पनिशेबल हो जाएगा? 303(2) के अंदर। ठीक है, तो यहां पर थेफ्ट कहां गया? ये तो ये आपके नए वाले कानून के अंदर 303 में सबसेक्शन 2 के अंदर है जो पनिशेबल हो जाएगा। क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी अगर आप बीएनएस में चले जाते हैं तो जो आपके 404 में पनिशेबल हो रहा था, अब आपके सेक्शन 315, ये जो ब्लू टिकिंग है वो बीएनएस की है।
इसके अलावा अगर बात की जाए रॉबरी की, जो कि पहले आप 392 में पनिशेबल है जो किया करते थे, अब वो आपके 309 सब सेक्शन 4 में पनिशेबल हो जाएगी। और रही बात मर्डर की, तो मर्डर जहां पे पहले आपके 302 में पनिशेबल है जो हुआ करता था, वही मर्डर जो कि 101 में डिफाइन किया हुआ है वो आपके कहां पे चला जाएगा, वो चला जाएगा 103 में। यानी कि ये आपके सेक्शन 103 BNSS। और जो आपकी प्रिजम्पशन है सेक्शन 114 वाली, तो यहां पर मैं बीएसए की सेक्शन स्विचिंग टेबल का भी इस्तेमाल कर लेता हूं। तो बीएसए का जो सेक्शन 114 है, सॉरी जो आपके एविडेंस का 114 है, वो अब यहां पर कौन सा है, वो है आपका सेक्शन 119। ये तो मैंने बताया आपका आंसर। अब मैं लेकर आता हूं अपना आंसर। देखो जी, अगर इसी सवाल का आंसर मैं यहां पर देने का ट्राई करता तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से होता। सवाल को वापस पढ़ो। ए प्रोड्यूस ऑर्नामेंट, ए ने ऑर्नामेंट प्रोड्यूस किए, यानी कि कहीं न कहीं ए ने हो सकता है एक डिस्क्लोजर बताया हो कि भाई वो ऑर्नामेंट है जो मेरे पास है, और पुलिस ने उसकी रिकवरी कर दी हो, तो डिस्क्लोजर हुआ है यहाँ पे, और उसने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। क्या इसके अलावा और कोई फैक्ट है आपके पास में? वो ऑर्नामेंट्स उस मर्डर्ड वुमन के थे, ये फैक्ट यहाँ पे प्रूव्ड है। इसके अलावा और कोई फैक्ट है? नहीं है। तो अब देखो मेरा इसमें जो आंसर होगा वो आंसर ये होगा कि on the basis of limited fact, on the basis of limited facts as given, मेरी हैंडराइटिंग की तारीफ मत करना, आप लोगों से मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। इट इज एन एडमिटेड फैक्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड फैक्ट एज गिवन इन द क्वेश्चन, देयर इज, अब यहां पे जो क्लाइमेक्स है वो मैं कैपिटल में लिख रहा हूं, देयर इज कमीशन ऑफ नो ऑफेंस। क्या लिख रहा हूं यहां पर मैं? देयर इज कमीशन ऑफ नो ऑफेंस। एक्चुअली पता है डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इस बात का है कि मैंने इस सवाल को सॉल्व करते समय कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट प्रिज्यूम नहीं किया। आपको याद होना चाहिए कि प्रिजम्पशन 3 तरह की होती है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। और ये जो आपके सेक्शन 114 जो कि 114 का जो इलस्ट्रेशन ए है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वर्तमान में कौन सा सेक्शन हो गया? ये वर्तमान में आपके सेक्शन हो गया 119, सेक्शन 119 ऑफ बीएनएस। तो भैया ये है ना, ये सबसे वीक प्रिजम्पशन है, सबसे क्या है, वीक प्रिजम्पशन है, जिसके लिए आप क्या करते हो, में इस्तेमाल है जो करते हो। और इस प्रिजम्पशन को कोर्ट भी फर्दर प्रूफ के लिए मांग सकता है, और एडवर्स पार्टी जो है वो भी डिस्प्रूव कर सकती है। एडवर्स पार्टी भी क्या कर सकती है, डिस्प्रूव है जो कर सकती है। दूसरा आप यहां पे क्या कर सकते हो, एविडेंस लॉ का जो आपका सेक्शन 106 है कि भाई मान लीजिए कि वो पोजीशन उसने कोर्ट के साथ पुलिस को हैंडओवर किया, लेकिन उसने बताया नहीं कहां से। अगर पुलिस ज्यादा पूछताछ करेगी तो स्पेशल नॉलेज से कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना और बर्डन उसके ऊपर चला जाएगा। लेकिन वो तो सिर्फ स्पेशल नॉलेज का बर्डन है ना, वो कोई एक्यूजेशन का बर्डन थोड़ा ना है कि जो सामने चला गया तो ऑफेंस साबित हो जाएगा, नहीं। तो यहां पर 109 आप स्पेशल नॉलेज की बात लिख सकते हो, लेकिन क्या यहां पर थेफ्ट के सारे एलिमेंट साबित हो रहे हैं? क्या थेफ्ट के ऑल एलिमेंट साबित हो रहे हैं? नहीं। क्या यहां पर क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑल एलिमेंट समझते हो? जैसे थेफ्ट में अगर आप चाहोगे तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, तो क्या यहां पर इस सवाल में कहीं पर भी लिखा हुआ कि ए का डिसऑनेस्ट इंटेंशन था? डिसऑनेस्ट वर्ड भी इस्तेमाल किया गया है? नहीं इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो सिर्फ प्रिजम्पशन के आधार पर आप क्या नहीं कर सकते, सजा है जो नहीं दे सकते। एक मामला था 1993 का, गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, अगर आपको याद है तो उसका जिक्र भी आप यहां पर कर सकते हैं। तो उसमें कहा गया है कि भैया सिर्फ प्रिजम्पशन के आधार पे, सिर्फ ये प्रिजम्पशन की स्टॉलन प्रॉपर्टी है या कोई इस तरह की प्रॉपर्टी है, तो उसके आधार पर आप क्या नहीं कर सकते, अपराध साबित नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन के एलिमेंट साबित हो रहे हैं? क्या नहीं हो रहे हैं। क्या रॉबरी से रिगार्डिंग कोई भी ऐसी बात लिखी गई है कि इंस्टेंट हर्ट इस्तेमाल किया गया था वगैरह वगैरह? कुछ भी नहीं। क्या मर्डर के बारे में कोई बात यहां पे लिखी हुई है? नहीं। तो इस केस में कोई भी ऑफेंस साबित हो ही नहीं रहा है, एलिमेंट प्रूफ हो ही नहीं रहे, तो यहां पर देयर इज नो ऑफेंस। और इस सवाल का आंसर क्या है? देयर इज कमीशन ऑफ नो ऑफेंस, ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी लैंग्वेज को क्या करना है, ड्रॉ है जो करना है। और ये जो मैंने आपको लॉजिक बताया, उन लॉजिक को आपको मेंशन करना है। अगर आप चाहें तो यहां पर गोपाल वर्सेस आपका जो स्टेट ऑफ एमपी का जो मामला है उसका जिक्र भी आप यहां पर क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं।
दिस इज ऑल अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये है एग्जाम की मिस्टेक जो कैंडिडेट्स कर लेता है, लेकिन ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है। तो अप्रोच हमारा ये करेक्ट अप्रोच है जो रहेगा। तो ये सीरीज थी, मुझे लगा कि आपके बीच में कुछ नया लेके आऊं मेंस के एग्जाम को ठीक करने के लिए, और इसीलिए इस सीरीज का पहला पार्ट आपके बीच में लेके आया हूं, एग्जाम मिस्टेक पार्ट 1। अगर आपको अच्छा लगेगा और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका फीडबैक मिलेगा तो डेफिनेटली इसका पार्ट 2 भी आपके बीच में जरूर लेकर आऊंगा। आखिर में 2 बातें आपको बता देता हूं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं जुडिशरी की और पैसों का तंगी है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है लेकिन टैलेंट बराबर है, तो फिर स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए मई 12 को है, 12 मई सुबह 11 बजे। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, फटाफट फिल कर दो और टैलेंट के दम पे इसकी स्कॉलरशिप को ऑब्टेन कर लो। और जुडिशरी की तैयारी आइए मिलकर करते हैं बढ़िया एकदम शानदार डायग्रामेटिक नोट्स और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में। इतना ही नहीं, मेरा रेगुलर क्लासेस डेली चल रहा है अनअकैडमी ऐप पर, और इसके कई बार डायग्रामेटिक नोट्स में शेयर भी करता रहता हूं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए और बढ़िया तरीके से तैयारी को एकदम शानदार करते हैं, ताकि हमारी तैयारी भी हमसे कह सके कि रुके ना तू झुके ना तू। चलो जी, तो ये कैसा लगा एग्जाम मिस्टेक्स का पार्ट 1 मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल।